हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि पहले आपको जानकारी मिल चुकी है कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 1 से लेकर 18 तक हम लोग पार्ट 1 में बात कर चुके हैं और अब बात करेंगे पार्ट 2 में 19 से लेकर 30 तक। धारा 19 कहती क्या है? धारा 19 कहती है कि वह न्यायालय जहां अर्जी उपस्थित की जाएगी। तो बस इतना ध्यान रखना है कि स्त्री जहाँ भी चाहे, जहाँ पति के पास रह रही हो या अकेले रह रही हो या अपने माता जी के पास रह रही हो, कहीं से भी वो अर्जी डाल सकती है। 20 में क्या कहा गया है? 20 में ये कहा गया है कि भाई अर्जियों की जांच कर ली जाए। जो अर्जी डाली गई है या न्यायालय के सामने उपस्थित की गई है तो उसमें देखा यह जाता है कि कोई दुसंधि तो नहीं है कि आपस में मिलकर कोई कैसा कोई काम कर रहे हैं। ये न्यायालय का काम होता है देखना है। 21 में ये दिया गया है कि जो इस अधिनियम में सीपीसी के धारा 5 के नियमों को लागू होना। 21A में क्या वर्णित है? 21A, B, C तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 21A में ये है कि अर्जी का ट्रांसफर कहाँ होगा। बस इसे दो तरह से बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए। यदि दोनों अर्जी एक ही जिला न्यायालय में उपस्थित की गई हैं तो वह डीजी कोर्ट में चली जाएगी। यदि कोई अर्जी एक न्यायालय में उपस्थित की गई है, कानपुर में मान लीजिए, दूसरी करी गई है उन्नाव में करी गई है, तो जहां पहली अर्जी डाली गई थी दूसरी वाली वहां पर भेज दी जाएगी। न्यायालय इस चीज का ध्यान रखता है। अब जब अर्जी पहुंच गई है तो उसका विचारण और निस्तारण भी कर दिया जाए। तो 22B में क्या है, 21B में क्या है? निस्तारण करेंगे। निस्तारण कैसे करेंगे? तो भाई डे बाय डे कर दिया जाए निस्तारण, उनको देखा जाए कि तुरंत से निपटाया जाए। जब निस्तारण की प्रक्रिया करनी है, जब प्रत्यर्थी को समन मिल गया है तो उसके 6 महीने के अंदर पूरे मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। और यदि अपील की गई है तो अपील 3 महीने में निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। अब 21C में क्या है? दस्तावेज में यह दिया गया है कि कोई दस्तावेज पेश किया गया है तो केवल इसलिए आग्रह नहीं हो जाएगा कि भाई देखो ये स्टाम्पित नहीं है या फिर इसका रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है। इस बात को ध्यान दिए बिना उसे स्वीकार किया जाएगा। अब इस अधिनियम की धारा 22 क्या कहती है? जो भी कार्रवाइयां न्यायालय में चलेंगी वो बंद कमरे में चलेंगी और इसका प्रकाशन नहीं किया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट प्रकाशन कर दे, इजाजत देते तो बात अलग है। और बाय द वे कोई व्यक्ति प्रकाशन करता है तो 22 का 1000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। अब 23 क्या कहती है? डिक्री इन प्रोसीडिंग। डिक्री की प्रोसीडिंग कैसे होगी? कोई भी न्यायालय अपने पास ये समाधान कर लेना चाहता है, चाहे उससे कुछ कहा गया हो या ना कहा गया हो, कि ऐसा कोई व्यक्ति कोई विकृत तो नहीं है, या जहां मान लीजिए समझौते पर डिक्री पारित हो रही है तो दबाव या छल कपट से नहीं है, या अनावश्यक विलंब की अर्जी उपस्थित की गई है। न्यायालय चाहता क्या है? न्यायालय चाहता है कि तलाक ना हो, चाहता है कि मामला बन जाए और सुलह समझौते का पूरा प्रयास करता है। लेकिन वहाँ प्रयास नहीं करता है जब किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, या कोई यौन विकार हो, या पति साधु हो गया हो, या 7 साल से उसे देखा नहीं गया है, तो वहाँ पर विचार न्यायालय पर नहीं करता है। और जब विचार कर रहा होता है न्यायालय तो कम से कम एक बार 15 दिन का टाइम जरूर देता है कि भाई 15 दिन का टाइम दो कि आप शायद एक बार फिर से आप एक हो सकते हो तो हो लें। जब नहीं होते हैं तो डिक्री पारित कर देता है और दोनों पक्षकारों को इसकी प्रति एक मुफ्त में दे दी जाती है। मतलब ये जो वर्णित है वो 23(4) में है। 23A में क्या दिया गया है? मान लीजिए पत्नी ने अर्जी दिया कि हमें अंतोष चाहिए, तो पति इस आधार पर उसका विरोध कर सकता है कि ये जाड़ता में रह रही है या क्रूरता करती है, और अंतोष मांग भी सकता है। ये 23A कहता है पति के पास भी अधिकार है कि पति पत्नी द्वारा डाली गई अर्जी का इन आधारों पर विरोध
कर सकता है क्या कि यह जाड़ता की स्थिति में रह रही है, दुश्चरित्रता है या फिर क्रूरता का व्यवहार करती है। 24 क्या कहती है? धारा 24 ये कहती है कि चाहे पति हो चाहे पत्नी, न्यायालय को लगता है कि इनको न्यायालय बात के दौरान इन्हें खर्चा दिलाया जाना चाहिए, तो पति या पत्नी के पास अपनी कोई स्वतंत्र आय नहीं है तो न्यायालय दोनों को में से किसी को खर्चा दिला देगा और जिस दिन आदेश देगा उस दिन से 60 दिन के अंदर ये खर्चा दिया जाएगा। वो माह प्रतिमाह हो सकता है। 25 क्या कहती है? 25 कहती है परमानेंट एलिवाई, मतलब परमानेंट समझौता हो गया। वाद के दौरान 24 में था और परमानेंट पति पत्नी के जब तलाक होता है तो पति चाहे तो पत्नी को मासिक भत्ता महीने महीने के हिसाब से दे या एक मुश्त वन टाइम सेटलमेंट कर दे और उसके बाद दोनों के रिश्ते खत्म। यदि मान लीजिए वन टाइम सेटलमेंट नहीं होता है, पति पत्नी को एक गुजारा भत्ता दे रहा है और इस आधार पर पति बाद में देने से मना कर सकता है, पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, पत्नी की स्वयं जॉब लग गई है या अन्य कमाई है या अन्य आधार है, इस पर वह इसका विरोध कर सकता है। 26 क्या कहती है? पत्नी बच्चों के लिए भरण पोषण मांग सकती है और जब भरण पोषण मांगेगी तो पति को देना होगा और न्यायालय जब डेट देगा या आदेश देगा या डिक्री पारित करेगा तो उसके 60 दिन के अंदर देना होगा। 27 क्या कहती है? संपत्ति का बयान क्या होता है? 27 ये कहती है जो पति को या पत्नी को संपत्ति मिली किसी भी रूप में मिली, ये संयुक्त रूप से पृथक रूप से दोनों ही उसके हकदार होंगे। 28 में क्या है? 28 में ये है कि अब क्या करना है? अपील करना है। कोई व्यक्ति अपील कर सकता है, लेकिन ध्यान रखनी है 25 और 26 परमानेंट भरण पोषण, 26 स्त्रियों बच्चों के लिए कोई भरण पोषण दिया गया है इसलिए, लेकिन इसमें अंतरिम राहत दी गई है या अंतरिम अनुतोष पारित किया गया है। अंतरिम अनुतोष की अपील नहीं होगी और केवल खर्चे की अपील नहीं होगी। दो चीज ध्यान रखिएगा, अंतरिम आदेश की अपील नहीं होगी और केवल खर्चे की अपील नहीं होगी कि हमें खर्चा चाहिए, उसकी अपील नहीं होगी। अपील होगी कितने दिन में? तो 90 दिन के अंदर करनी है। और 28 ये कहती है, 28A कि पूरी जो प्रोसीडिंग है वो CPC तक जैसे होती है, डिक्री की प्रक्रिया कैसे निस्तारित होती है वही होगी। 29 में सेविंग है। सेविंग में सिर्फ ये कहा गया है कि यदि पहले से कोई काम हो गया है, शादी विवाह हो गया है, तो किसी इन आधारों पर अमान्य नहीं हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।